आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के बारे में, यानी स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे शॉर्टकट में OCT भी कह सकते हैं। सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में BF स्किनर ने विशेष योगदान दिया। स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला। पहली प्रक्रिया क्रिया प्रसूत और दूसरी उद्दीपन प्रसूत यानी स्टिमुलस। इन दोनों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। जो क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होती है इसे सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान जाते हैं कि स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में स्पष्ट होता है कि इसके प्रतिपादन BF स्किनर ही हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा, जो कि निर्देशक व्यवहारवाद पर आधारित है, यानी डिस्क्रिप्टिव बिहेवियरिज्म पर आधारित है। यह सिद्धांत हल के माध्य चरों को पहचान व मापन को नहीं मानता है। यह घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते विचारों का कम ही प्रयोग करता है तथा कहता है कि उन्हें जांचा नहीं जा सकता। स्किनर एक व्यवहारवादी संप्रदाय से थे। इन्होंने व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा। पहला प्रसूत व्यवहार, दूसरा अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार को इंग्लिश में इमिटेड बिहेवियर कहते हैं, इमिटेड बिहेवियर, जबकि अनुक्रिया को इलिसिटेड। तो अब हम प्रसूत व्यवहार यानी इमिटेड बिहेवियर के बारे में समझते हैं। कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए किसी उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो अनुक्रियाएं स्वेच्छा से होती हैं प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। जैसे किसी मानव का स्वयं का हाथ या पांव हिलाना, कुछ पढ़ना लिखना, बच्चे को अपनी इच्छा से एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौने को उठा लेना इत्यादि सारी अनुक्रियाएं प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। वहीं अनुक्रिया यानी इलिसिटेड बिहेवियर की बात करें तो इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने व कराने के लिए किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है। बिना उद्दीपन यानी स्टिमुलस की क्रिया होने की संभावना या तो होती ही नहीं है या होती भी है तो बहुत ही कम होती है। अतः ऐसी क्रियाएं या अनुक्रियाएं जो किसी उद्दीपन के कारण होती है उन्हें अनुक्रिया व्यवहारवाद कहते हैं। जैसे सुई चुभने पर हाथ हटा लेना, खाना दिखाई देने पर मुंह में ला आना इत्यादि अनुक्रियाएं अनुक्रिया व्यवहार यानी इलिसिटेड बिहेवियर के अंतर्गत आता है। स्किनर ने अनुक्रिया व्यवहार को भी दो भागों में बांटा, जिसे यस टाइप या रेस्पोंडेंट बिहेवियर या सिंपल बिहेवियर भी कहते हैं। इसमें रिस्पोंडेंट का अर्थ है उच्च अनुकूलन। वही बात करते हैं दूसरी तरफ इन्होंने टाइप R और ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल को यांत्रिकी बोलते हैं। इस आधार पर इन्होंने अनुक्रिया को दो भागों में बांटा। तो सर्वप्रथम टाइप SR के बारे में जानते हैं। टाइप S में स्किनर ने बताया है कि इसमें विषय स्वयं ही कुछ नहीं करता, वह अनुकूलित हो जाता है तथा कार्यों या चीज़ों को करता है। अपने एक प्रयोग में पावलोव ने घंटी बजाई तथा भोजन को उसके तुरंत बाद दिया। यह गतिविधि अनेक बार दोहराई गई। तब उसने पाया कि जब भी कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को सुना तो भोजन के बिना भी उसके मुंह में लार आ गई। यहाँ कुत्ता अपने नियंत्रण को खो देता है तथा अपने पूर्व अनुभव के कारण लार बहाने लगता है। हम पूर्व अनुक्रिया को तब भी घटित होता पाते हैं जब हम किसी पूर्व तथा नई उत्तेजना को एक साथ अनेक बार करते हैं तथा इस अनुकूलन को प्राप्त करते हैं। यह प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यवहार से संबंधित है क्योंकि पुनर्वर्लन उत्तेजना से संबंधित है। वही टाइप R ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियरिज्म के यानी कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करें तो सक्रिय यांत्रिक या R टाइप के बारे में स्किनर ने बताया कि सक्रिय अनुकूलन में विषय की गतिविधियां यांत्रिक बन जाती हैं, जिससे कि अंतिम अनुक्रिया प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसे यांत्रिक अनुकूलन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मंजूषा या पहेलियां, सीखना, दंड से बचना, विशेष गतिविधि सीखना जिससे कोई इनाम प्राप्त हो सके इत्यादि सभी क्रियाएं टाइप R ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनुकूलन में पुनर्वर्लन एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे व्यवहार को पुनर्वर्लन प्राप्त होता है। तो पुनर्वर्लन को इंग्लिश में रेनफोर्समेंट कहते हैं।
इसके बारे में स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन को आधार माना। जब कोई बात व्यवहार के किसी रूप को पुनर्वर्लित करती है तो उस व्यवहार की आवृत्ति के अवसर अधिक हो जाते हैं। तो हम समझते हैं पुनर्वर्लन से क्या तात्पर्य है। ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। जैसे खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रशंसा के लिए 2 शब्द कह देने से विद्यार्थी में वैसे ही व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में प्रशंसा के 2 शब्द उद्दीपन का कार्य करते हैं और विद्यार्थी का व्यवहार उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाती है। स्किनर ने पुनर्वर्लन यानी रेनफोर्समेंट को 2 प्रकार बताया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव यानी धनात्मक व ऋणात्मक। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी धनात्मक पुनर्वर्लन के बारे में जानते हैं। धनात्मक पुनर्वर्लन प्रदान करने वाला उद्दीपन अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता है या वह उत्तेजक होते हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे भोजन, पानी, सम्मान, प्रशंसा इत्यादि चीज़ें। वहीं बात करते हैं धनात्मक पुनर्वर्लन यानी निगेटिव रेनफोर्समेंट की। यह किसी भी अनुक्रिया की संभावना को कम करता है, जैसे किसी व्यक्ति को डांट देना, अपमान करना, दंडित करना इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्किनर ने पुनर्वर्लन को आयोजन करने के लिए 4 रूपों में व्यक्त किया, जिसे रेनफोर्समेंट शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं। पहला सतत, सतत यानी कंटिन्यूअस, इसको 100% अनुसूची भी कहते हैं। इसके अनुसार सीखने वाले की प्रत्येक सही अनुक्रिया या व्यवहार को पुनर्वर्लित किया जाता है जिससे वह कार्यों को शीघ्र से शीघ्र सीख सके। दूसरा अंतराल, अंतराल यानी इंटरवल। इसमें स्किनर ने कहा है कि एक निश्चित समय के बाद पुनर्वर्लन प्रदान किया जाता है। यह समयावधि 1 मिनट, 1 घंटा, दिन, सप्ताह या महीना भी हो सकता है। वहीं तीसरी बात करते हैं तो रेशियो यानी अनुपातिक पुनर्वर्लन आयोजन। इसमें स्किनर कहते हैं कि पुनर्वर्लन देने से पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्वर्लन दिया जाएगा। जैसे पूछे जाने वाले प्रश्नों में से प्रत्येक 3 के ठीक उत्तर देने पर बालक को पुनर्वर्लन देना आदि इत्यादि। इस सभी प्रकार की क्रियाएं अनुपात पुनर्वर्लन आयोजन रेशियो रेनफोर्समेंट शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। वहीं चौथे की बात करते हैं तो परिवर्तनशील। इसमें स्किनर कहते हैं कि इस आयोजन में पुनर्वर्लन कभी भी दिया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है, अर्थात पुनर्वर्लन नहीं भी दिया जाता। इस आयोजन में पुनर्वर्लन करते समय सही या गलत अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि अनिश्चित रूप से ही पुनर्वर्लन दिया जाता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला। पहली क्रिया क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट, वहीं दूसरी उद्दीपन प्रसूत, उद्दीपन यानी स्टिमुलस। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन पर ही आधारित होती हैं, हमने पीछे बात की थी। वहीं क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है और स्किनर ने इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंध का नाम भी दिया। तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन क्या है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन क्या है, एक प्रश्न आता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन क्या है। व्हाट इज ए ऑपरेंट कंडीशनिंग। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर में यह क्या है। तो याद करो उन दिनों को जब आप बहुत छोटे थे और विद्यालय जाते समय बहुत रोते थे। वहाँ आपका मन नहीं लगता था। मम्मी पापा, भाई बहन व घर की याद करके आप रोते रहते थे। लेकिन अगर आपको कोई पुचकारता या कोई टॉफ़ी या चॉकलेट देता तो आप तुरंत चुप हो जाते। लेकिन कुछ समय बाद फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक कि आप घर नहीं आ जाते। यही प्रक्रिया दूसरे दिन भी चलती, लेकिन कोई लालच, टॉफ़ी, पैसे या अन्य प्रलोभन दिए जाने पर विद्यालय चले जाते। धीरे धीरे आप बड़े हुए और आपको पढ़ने में आनंद आने लगा। तब इस स्थिति में आप बिना किसी प्रलोभन या लालच के ही विद्यालय जाने लगे। यहाँ पहली क्रिया या स्थिति शास्त्रीय या क्लासिक अनुकूलन की है, वहीं दूसरी क्रिया प्रसूत अनुकूलन की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्रिया
प्रसूत अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। अगर इसकी आलोचना करें तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय दोनों ही परिस्थितियों में हम गए, लेकिन पहली परिस्थिति में लालच द्वारा आपको विद्यालय तक ले जाया गया, जबकि दूसरी परिस्थिति में पढ़ने के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट विद्यालय तक आपको ले गई। स्किनर के प्रयोगों की बात करें तो स्किनर का पहला प्रयोग स्किनर बॉक्स पर था और स्किनर ने दो तरह के प्रयोग किए। पहला प्रयोग स्किनर ने एक चूहे पर किया, जबकि दूसरा प्रयोग कबूतर पे किया। तो आगे देखते हैं स्किनर के पहले प्रयोग के बारे में विस्तार से। एक्सपेरिमेंट 1 को देखते हैं। इसमें स्किनर ने स्वाभाविक व्यवहार को उद्भूत करने की दृष्टि से एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को तैयार कर इसका नाम स्किनर बॉक्स रखा। स्किनर बॉक्स। स्किनर ने इसे अंधकार युक्त बनाया, यानी इसे अंधेरे से भरा बनाया और शब्द विहीन बनाया, जिसमें चूहे को ग्रिल युक्त संकरे रास्ते से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता था। प्रयोग को शुरू करने से पहले स्किनर ने कई दिनों तक चूहे को भोजन नहीं दिया, जिससे वह रह रहकर भूखा था और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए काफ़ी जल्दी से कोशिश करता था, क्योंकि वह भूखा था और भोजन न प्राप्त होने पर हो सके उसकी मृत्यु हो जाए। इस वजह से वह भरपूर कोशिश कर रहा था। स्किनर ने इस बॉक्स में एक लीवर था, लीवर, और वह लीवर पर चूहे के पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती और बल्ब जल जाता। प्रयोग प्रारंभ होते ही स्किनर ने चूहे को उस बॉक्स में छोड़ दिया, जिससे चूहा इधर उधर घूमने लगा। जब चूहा ग्रिल युक्त रास्ते से गुजरता तो वह इधर उधर भटकता रहता, लेकिन अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता, जिससे प्रकाश युक्त बल्ब जल जाता। वह खट की आवाज़ होती। इस आवाज़ के होते ही भोजन प्राप्त होता। प्रारंभ में वह इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाया। वह देर से भोजन की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे चूहे के व्यवहार में परिवर्तन आता गया। वह सीधे जाकर लीवर पर ही पैर रखता और उसे दबाता, जिससे आवाज़ व प्रकाश उत्पन्न होकर उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती, और चूहा ने व्यवहार के प्रति सामान्यीकरण करने लगा और त्रुटियों को कम कर दिया। वहीं दूसरे प्रयोग की बात करते हैं तो दूसरा प्रयोग स्किनर ने एक कबूतर पर किया था, जिसका बॉक्स का नाम पिजन बॉक्स के नाम से जानते हैं। स्किनर के बनाए गए पिजन बॉक्स को हिंदी में कबूतर पेटिका बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अपने इस प्रयोग में स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी तरफ से एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। इस प्रक्रिया में भी स्किनर ने कबूतर को भूखा रखा और यहाँ पुनर्बलन के रूप में कबूतर को अनाज का दाना प्राप्त होता है। प्रयोग शुरू हुआ तो कबूतर ने सही दिशा में घूमकर चोंच मारता तो वह उसे दाने की प्राप्ति होती, और न मारता तो उसे दाने की प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह पुनर्बलन देने पर कबूतर एक ही बार में सही दिशा में घूमकर निश्चित स्थान पर चोंच मारना कई प्रयासों के बाद सीख गया और उस कबूतर के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और यह स्किनर का दूसरा प्रयोग था। धन्यवाद।